अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें और तंदुरुस्त रखें। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला हमेशा खुशियाँ दे और अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत नहीं दी हुई उनको अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत अता करे और जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है उनको अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। आज की वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही होगा और ये इतनी एक अहम और ज़रूरी वीडियो है। ये इतनी एक ज़रूरी मालूमात हैं अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहती हूँ और अपने जो भाई मेरे चैनल पे मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। और ये मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस मौजू पर किसी ने भी आज तक वीडियो बनाई नहीं होगी और किसी भी पाकिस्तानी व्लॉगर या यूट्यूबर औरत ने ये वाली वीडियो या इस टॉपिक को कवर नहीं किया होगा। और ये टॉपिक ये इतना ही ज़रूरी है जितने के दूसरे अहम मौज़ूआत हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे इनबॉक्स में पूछा है, सवालात पूछती हैं और काफ़ी ज़्यादा औरतें जो मुझे लाइव बाय फेस मिलती हैं वो मुझे इस तरह की क्वेश्चंस पूछती हैं। बेनीदोरम में मैं तब से रह रही हूँ जब जब अभी तकरीबन 10-12 साल पहले बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते थे और तब से मुझे औरतें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछती थी। लेकिन तब मैं उन सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं थी क्योंकि लेकिन जब से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा है, माशाल्लाह से अब मेरा बेटा 3 साल का हो गया है, तो अब मुझे ख़ुद एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को अच्छी तरह गाइड कर सकती हूँ। हम शुरू करते हैं चारला से। चारला क्या चीज़ है? जब आप उम्मीद से होती हैं और आपका आखिरी महीना होता है यानी कि आपका 9वां महीना होता है तो डॉक्टर्स आपको एक चीज़ रिकमेंड करते हैं। उसका नाम वो कहते हैं कि चारला। मैंने ख़ुद बहुत सी औरतों को और भाइयों को देखा है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि हमें क्या बता रहे हैं। चारला ये स्पानियोल में कहते हैं डिस्कशन को। वो इधर दूसरे सिटीज़ का मुझे टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं है लेकिन बेनीदोरम में ये हर वेडनेसडे वाले दिन यानी कि बुध वाले दिन जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मेडिकल हॉल में जितने भी आखिरी महीनों में जो औरतें होती हैं उनको एक लेक्चर देते हैं जिसमें उनको कुछ ज़रूरी बातें बताई जाती हैं। और इसके अलावा उनसे एक फॉर्म पे सिग्नेचर करवाए जाते हैं क्योंकि वो जो उनका एपिड्यूरल इंजेक्शन है वो अप्लाई किया जाता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन है जो कि आपको दौराने बच्चे की पैदाइश से कुछ देर कबल लगाया जाता है आपको तकलीफ़ से बचाने के लिए। ज़्यादा लोग पूछते हैं क्या उसका नुकसान होता है? उसका नुकसान डॉक्टर्स के मुताबिक उसका कोई नुकसान नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो आपकी कमर में लगता है। आपको शुरू के दिनों में कमर में दर्द हो सकती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती और आप जो है वो आसानी से इस कुदरती अमल से गुज़र जाती हैं। तो वो जब वो आपको फॉर्म फिल करवाते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आप उसको अप्लाई कर देती हैं तो वो आपको उस टाइम पे आपको पहले पूछ के जो नर्सिस होती हैं वो आपको लगाती हैं अगर आप एग्री हैं। लेकिन अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो कोई मसला नहीं, वो आपको नहीं लगाती। लेकिन अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया, आपने वो अपना इंजेक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ तो फिर आप उस वक़्त में अगर आप तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर रही, आप उनको जितना मर्ज़ी कहेंगी वो आपको वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगी। तो ये ज़रूरी है आपको अप्लाई कर देना चाहिए ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगवा लें, अगर आपको ज़रूरत ना पड़े तो आप ना लगवाएं, लेकिन आपका अप्लाई हुआ हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा वो चारला में कुछ बहुत काम की बातें बताती हैं जो कि नई माएँ होती हैं जिन्होंने पहली दफ़ा माँ बनना होता है उनको नहीं पता होता वो बातें। तो नर्सिस या डॉक्टर्स वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स जो है वो आपको एक लेक्चर देते हैं आपके आसानी के लिए।
तो वो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि वो किस डेट को हो रहा है, आप टाइम ले लें और आप वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। जो बच्चे का बाप होता है उसको पैटर्निटी लीव मिलती है, यानी कि 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं बच्चे के बाप को बच्चे की पैदाइश पे। वो छुट्टियां विद पे होती हैं, तनख्वाह के साथ होती हैं, और उन 2 महीने की छुट्टियों को आप 1 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपका जब दिल चाहे आप अपनी वो 2 महीने की छुट्टियां ले सकते हैं, चाहे इकट्ठी ले लें, चाहे आप कुछ दिनों की, हफ्तों की, या 1-2 महीनों की लैदा करके भी ले सकते हैं। और जो बच्चे की माँ है, अगर वो वर्किंग वुमेन है, वो जॉब कर रही है, तो उसको 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। बच्चे की पैदाइश के दिन से वो शुरू हो जाती है। और मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव यानी माँ और बाप की दोनों की छुट्टियाँ तनख्वाह के साथ होती हैं, फुल पे के साथ ये माँ और बाप दोनों को मिलती हैं। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर्स को इंग्लिश आती होती है, जो माएँ पहली दफ़ा माँ बन रही होती हैं, वो ये सवाल बहुत पूछती हैं कि हमें जो स्पानियोल नहीं आती, हम डॉक्टर से कोई बात करना चाहते हैं या डॉक्टर हमें कोई बात बताती हैं तो हमें समझ नहीं आएगी, या हमारे हस्बैंड जब पास नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। तो मैं उनको ये कहूँगी कि जो एमरजेंसी में नर्सें या डॉक्टर्स होती हैं उनको इंग्लिश भी समझ आती होती है। अगर आप इंग्लिश बोल सकती हैं तो आप उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब कर लें। और जो सीनियर डॉक्टर्स होती हैं उनको इंग्लिश आती होती है, और नर्सिस को भी आती होती है, आप उनको। और अगर लेकिन आप फिर भी समझती हैं कि इनमें मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, या मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, या स्पेनिश भी सही नहीं आएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर कर लें इंस्टॉल, आप उसको थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लें, आप सीख लें। आप उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी ज़ुबान में अगर आप चाहती हैं तो वो आप अपनी वॉइस में या लिख के या टाइप करके वो ट्रांसलेट करके डॉक्टरों को अपना जो बात है, अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप समझा सकती हैं। बच्चे की पैदाइश पे जो डॉक्टर्स होती हैं वो बच्चे को एक जो बुक या उसकी नोटबुक से इशू करते हैं, जिस पे उसके एक पूरा शेड्यूल होता है कि उसको कब और किस किस टाइम डॉक्टर्स के पास लेके जाना होता है। बच्चे का हर पहले 15 दिनों बाद, फिर 1 महीने बाद बच्चे का कंप्लीट चेकअप किया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसकी हर चीज़ की ग्रोथ हो रही है, उसके सर को नापा जाता है, उसका कद और वज़न नापा जाता है। उसको पेडियाट्रिया कहते हैं। और वो पेडियाट्रा आपको हर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वो डॉक्टर्स के शेड्यूल के मुताबिक वो आपकी बुक पे लिख देते हैं। वो आपको करवाना होता है। बच्चे को हिफाजती टीके लगवाने होते हैं, उसका टाइम वो आपको साथ साथ देते रहते हैं। जो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक आपको बच्चे को हिफाजती टीके लगते रहते हैं। उसके बाद फिर एक टीका 3 साल बाद, और उसके बाद फिर जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो फिर उसको हिफाजती टीका लगता है। तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, वबाई अमराज या बच्चों को जो हसरा, काकड़ा, इस तरह की चीज़ें लगने का डर होता है, वो उसके सारे इंजेक्शन्स और वैक्सीन्स वगैरह वो बच्चे को पिला देते हैं डॉक्टर्स। तो वो एक अच्छी बात हो जाती है कि आपको ख़ुद परेशान नहीं होना पड़ता कि अब ये लगवाना है, वो लगवाना है। वो आपकी कॉपी पे सारा कुछ लिखा होता है, बस आपने उसको फॉलो करना होता है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बच्चे की पैदाइश पर स्पेन में बच्चे को पैसे मिलते हैं या अयूदा जो मिलती है। तो जी, वो पहले कुछ साल पहले, तकरीबन 10 से 12 साल पहले बच्चे को 2500 यूरो मिलता था। लेकिन जब स्पेन के हालात ख़राब हुए, स्पेन में क्राइसिस आ गए हैं, तो वो बंद कर दिया था गवर्नमेंट में, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब फिर अल्लाह का शुक्र है कि स्पेन के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हुए हैं। तो अब फिर बच्चे की पैदाइश पे 1000 यूरो मिलता है। और वो इस तरह मिलता है कि आपको अपने वालदैन के और बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो हॉस्पिटल वाले इशू करते हैं, वो लेके आप सेगुरिदाद सोसियाल के ऑफ़िस जाएं, और वहाँ पे वो आपको सारा प्रोसेस बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चे के। जो अयूदा है बच्चे की 1000 यूरो वो अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको कुछ ही महीनों के अंदर अंदर 1000 यूरो मिल जाता है।
और उसके अलावा जो बच्चे का अगर आपने महीने का खर्चा लगवाना है तो ये एक जो है कि वीक पॉइंट है कि ये स्पेन वाले जो बच्चे की मंथली खर्चा है वो बहुत ही कम देते हैं। यानी कि आपको सुन के हंसी आ जाएगी कि सिर्फ 25 यूरो महीने के, और वो 25 यूरो भी आपको उस सूरत में मिलते हैं जब आपकी पेरेंट्स की यानी कि बच्चे के वालिदैन की दोनों की सालाना इनकम 10,000 यूरो से कम हो। चाहे बाप की या अगर माँ भी जॉब करती है तो दोनों की मिला के सालाना इनकम अगर 10,000 यूरो से कम होती है तो फिर बच्चे को महीने के 25 यूरो खर्चा लगा दिया जाता है। वो भी आप seguridad social से ही लगवाते हैं। और दूसरा एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा मेरी बहनों ने मुझसे पूछा है वो ये है कि जब हम हॉस्पिटल जाएं, जब हमारा जो है वो हमें लगे कि अब ये हमारा टाइम है तो हम हॉस्पिटल जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ें साथ लेके जाना ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें साथ लेके जाना नहीं ज़रूरी। तो मेरी आप सब बहनों को ये मशवरा है कि आप उस वक़्त कुछ भी साथ ना लेके जाएं। कुछ भी यानी कि कुछ भी नहीं, आपने आप सिर्फ अपना मेडिकल कार्ड और अपनी जो आपको मैट्रोना ने जो फ़ाइल दी हुई है, मैट्रोना जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है उसने आपको जो फ़ाइल आपकी बना के दी हुई है आप सिर्फ वो साथ लेके जाएं। आप किसी भी किस्म का बैग, किसी भी किस्म का बेबी के कपड़ों वाला बैग, कोई फीडर, कुछ भी बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ ना साथ लेके जाएं। अपने जो आपने कपड़े पहने हैं, जूता पहने और अपनी फ़ाइल लें, आप डॉक्टर के पास चले जाएं। अपनी अगर आपने कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी है, चेन पहनी है या टॉप्स वगैरह पहने हैं वो आप उतार के घर रख के जाएं। और आप क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को खुद देखा है हॉस्पिटल में, जब वो माँ को कमरे में ले जाती हैं डॉक्टर्स तो बाप बेचारे बाहर बैग पकड़ के घूम रहे होते हैं, हालांकि उस बैग की अभी कोई ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी जो औरतें होती हैं समझदार और सुघड़ औरतें, वो बच्चे की ज़रूरी चीज़ें जो कपड़े, फीडर, पैम्पर्स, वाइप्स, इस तरह की चीज़ें तैयार करके एक बैग में डाल के रख देती हैं ताकि जब वो हॉस्पिटल में उनको इमरजेंसी जाना पड़े तो वो साथ लेके जाती हैं। हालांकि उस बैग की साथ लेके जाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती। जब वो आपको ले जाते हैं, आपका बच्चा अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आ जाता है, उसके बाद वो आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब आपको वो रूम में शिफ्ट करते हैं तो तब आपके बेड के साथ एक कबर्ड या अलमारी होती है जिसमें आप वो बैग रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हॉस्पिटल में हैं तो वो बैग आपको साथ साथ उठाना पड़ रहा होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि जब वो आपको बेबी की पैदाइश के बाद रूम में शिफ्ट करें तो तब आप घर से अपना बैग मंगवा लें। कि और अगर आप नहीं भी चाहती बैग मंगवाना या ना भी मंगवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह ये है कि हॉस्पिटल वाले जो आपको यानी बच्चे की माँ को अपना गाउन पहना देते हैं और बच्चे को हॉस्पिटल वाले ख़ुद अपने कपड़े पहनाते हैं, अपना ब्लैंकेट कंबल देते हैं, ख़ुद वही पैम्पर्स, डाइपर्स और वाइप्स देते हैं। तो फीडर अगर आप उन्हें फीडर, एक छोटी सी बात कि जब पैदाइश से पहले वो आपसे एक और फॉर्म फिल करवाती हैं जिसमें वो बच्चे का नाम पूछ लेते हैं कि आपने क्या नाम रखना है। वो आपको बच्चे की पैदाइश से पहले ही बताना होता है। और ये भी पूछ लेते हैं कि आप दूध वगैरह कौन सा पिलाएंगी। तो आप उनको अगर आपने फीडर कहा हुआ है तो हॉस्पिटल वाले आपको डिस्पोजेबल फीडर्स दे देते हैं जब भी बेबी को दूध की ज़रूरत होती है। तो आपको घर से बैग्स में अगर कुछ नहीं लेके जाने की ज़रूरत, आप जो है वो बच्चे के कपड़े और कंबल अगर आप अपने पहनाना चाहती हैं तो आप अपने पहना लें, लेकिन अगर आप अपने नहीं पहनाना चाहते तो आप हॉस्पिटल के कपड़े पहना लें बच्चे को। लेकिन जब आप डिस्चार्ज होते हैं, आप घर आते हैं, फिर आप बच्चे को अपने कपड़े पहना के ख़ुद भी अपने कपड़े पहन के तो घर आते हैं। तो आपको बैग पहले साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हॉस्पिटल कितने दिन रखते हैं। तो अगर आपका बेबी नॉर्मल हुआ है तो आपको
वो 3 दिन रखेंगे। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो वो आपको 4 दिन रखेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे। अगर माशाल्लाह से आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी और तंदुरुस्त है तो उन्होंने 72 घंटे पूरे करने होते हैं बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने में। जब 72 घंटे पूरे हो जाते हैं और आपका बच्चा अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त और सेहतमंद है तो वो आपको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपके बच्चे में उसके टेस्ट में उसमें वो पैदाइश के वक्त डॉक्टर्स को कुछ भी थोड़ा बहुत शक लगे कि ये कोई चीज़ इसकी अभी ठीक काम नहीं कर रही ये, तो वो बच्चे को फिर एडमिट कर लेते हैं और आपको उतने दिन उसके बच्चे के साथ ही स्टे करना होता है। और एक ज़रूरी बात कि बच्चे का आप पैदाइश के बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेके उसका आप आईडी कार्ड यानी कि पाकिस्तान से नादरा का शनाख्ती कार्ड अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन कर लें। और नादरा का शनाख्ती कार्ड मिलने के बाद जो कि आप नादरा का आईडी कार्ड लेने के बाद आपको बच्चे का पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा करवाना होता है। वो आप ऑनलाइन नहीं कर, पहला पासपोर्ट आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते, उसके लिए आपको मैड्रिड एम्बेसी में जाना पड़ेगा। एम्बेसी में आप पासपोर्ट अप्लाई करके जब आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल जाता है तो उसके बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं बच्चे की। और बच्चे की रेजिडेंसी पेपर्स यानी कि आप जमा करवाते हैं। पेपर्स जमा करवाने के बाद जब आपके पास हो जाते हैं, बच्चों के जल्दी पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको फिंगर्स की डेट देती हैं। फिंगर्स देने के बाद कार्ड मिल जाता है। बच्चे की पैदाइश से लेके और बच्चे को कार्ड मिलने तक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। ऐसी बहुत सी औरतें जिनको पाकिस्तान जाने की जल्दी होती है या जिन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद फ़ौरन पाकिस्तान जाना होता है, वो अक्सर सवाल पूछती हैं कि कितने दिनों में पेपर्स मिल जाएंगे, कितना टाइम लग जाता है। तो मैं उनको ये बताऊंगी कि वो कम से कम 4 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बच्चे को पेपर्स और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और जिन औरतों को अल्लाह ताला औलाद देने वाले हैं या औलाद दी हुई है, उनको उनकी औलाद उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। और जिनको इस नेमत से महरूम रखा हुआ है उनको अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत अता करें और उनको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ देखना नसीब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।